stability of retaining wall. तो अगर ये एक रिटेनिंग वॉल है, रिटेनिंग वॉल के ऊपर टोटल 2 फोर्सेस काम कर रहे हैं। इसमें जो डिस्टेबलाइजिंग फोर्स है वो प्रेशर है, प्रेशर फोर्स। इस प्रेशर की वजह से 4 चीजें हो सकती हैं। इस पॉइंट पे ये टो है, टो के ऊपर ये दीवार पलट सकती है, तो स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। दूसरा काम क्या हो सकता है कि यहां से बेस से उठना शुरू कर दे। उठने का मतलब ये है कि जो स्ट्रक्चर ये बना हुआ है वो यहाँ पे ऊपर उठेगा तो टेंसाइल स्ट्रेसेस लगाएगा, और टेंसाइल स्ट्रेसेस की वजह से मटेरियल के अंदर, बॉडी के अंदर वॉल के क्रैक्स आ जाएंगे। तो ये दूसरा टाइप हो गया, फेल हो गया, है ना। तीसरा काम ये हो सकता है कि इसकी ऊंचाई की वजह से इसका जो बेस की मैसनरी है यहाँ की, वो क्रश करने लगे अपने प्रेशर से, है ना। तीसरा ये काम हो सकता है। और चौथा काम क्या हो सकता है, हाँ, ये हॉरिजॉन्टल की वजह प्रेशर के कारण अपनी जगह से स्लाइड करने लगे। ये चारों चीजें मैं लिखे दे रहा हूं जैसे आपकी बुक में लिखी हुई हैं। इसके लिए चेक करेंगे, और चेक्स जो हैं वो इन 4 चीजों के लिए करेंगे। नंबर 1, अगेंस्ट ओवरटर्निंग। ये पलटे नहीं, इसका ख्याल रखेंगे। दूसरी बात, इसके बेस पे यहां से उठने का प्रयास न करें, मतलब टेंसाइल स्ट्रेसेस पैदा ना हो, टेंसाइल क्रैक्स पैदा ना हो। तो चेक अगेंस्ट टेंशन फेल्योर। तीसरा, इसके बेस का मटेरियल क्रश नहीं करे, मतलब चेक अगेंस्ट क्रशिंग। एंड फोर्थ वन इज अगेंस्ट, ये अपनी जगह से खिसके नहीं, अगेंस्ट स्लाइडिंग। तो इन चारों के लिए कंडीशन को थोड़ा समझ लें। इसके ऊपर वापस देखते हैं कि इसके सेंट्रॉइड पर 2 फोर्स काम कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल प्रेशर, वर्टिकल वेट। इन दोनों का रिजल्टेंट इस तरह से होगा R, और ये कहीं बेस को अपनी एक जगह से काटता हुआ गुजरेगा। जैसे जैसे बैकफिल का मिट्टी का प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, मतलब ये वाला कंपोनेंट बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे रिजल्टेंट यहां से ऊपर जाता जाएगा। जैसे प्रेशर ये बढ़ गया, ये वेट है पहले की तरह ही कांस्टेंट है, अब ये पहले नीचे की तरफ जा रहा था, अब ये इसका रिजल्टेंट ऊपर की तरफ जा रहा है। और एक स्थिति ये आएगी कि ये टो से गुजरने लगेगा। ये क्रिटिकल कंडीशन है। अगर प्रेशर इससे ज्यादा होगा तो रिजल्टेंट इससे भी बाहर चला जाएगा और उस स्थिति में दीवार पलट जाएगी। ठीक है ना। तो पहली कंडीशन के लिए ये हुआ कि ये जो रिजल्टेंट है टो एंड से बाहर नहीं जाना चाहिए, प्रेशर और वेट के लिए का मिला के। दूसरा, टेंसाइल स्ट्रेसेस अगर डेवलप होंगी तो यहां डेवलप होंगी, और इनको रोकने के लिए ये चाहिए कि अगर जो बेस की चौड़ाई है
बी है इसके बराबर 3 हिस्से करें तो इसमें से हर एक की चौड़ाई b/3 है। जो रिजल्टेंट है वो बीच की 1/3 से ही गुजरना चाहिए। यहां से तक ये आ सकता है, इधर हो सकता है। इसके अगर बाहर निकल जाएगा तो इस एंड पे पलट जाएगा, जो प्रैक्टिकली होगा नहीं। जैसे ही इसके आगे जाएगा रिजल्टेंट की डायरेक्शन, वैसे ही यहाँ टेंसाइल स्ट्रेसेस पैदा हो जाएंगे। तो ये कंडीशन पलटने से पहले ही डेवलप हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि रिजल्टेंट की डायरेक्शन आधार के मध्य 1/3 भाग में रहनी चाहिए। और इसी को, ये जो नियम है, ये जो शर्त है, इसी को कहा जाता है मिडिल थर्ड रूल। तो मिडिल थर्ड रूल कुछ ऐसा हुआ कि रिटेनिंग वॉल पे लगने वाला हॉरिजॉन्टल प्रेशर और वर्टिकल वेट, इन दोनों का परिणामी अगर आधार की चौड़ाई के मध्य 1/3 भाग से गुजरता है तो वॉल के नीचे आधार पे कहीं भी टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप नहीं होंगी, जिसकी वजह से टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप नहीं होंगे। तो इसको मिडिल थर्ड रूल कहा जाता है। और इसी को ये कहा जा सकता है, इसी कंडीशन को, ये b/3 में रहेगा तो सेंटर से अगर दूरी की बात करें तो इसकी मैक्सिमम जो एसेंट्रिसिटी है वो b/3 की आधी हो गई। तो इसी बात को आप ऐसे कह सकते हैं कि एसेंट्रिसिटी शुड बी इक्वल और लेस देन, ये एक ही बात है। मिडिल थर्ड रूल का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये हुआ कि एसेंट्रिसिटी b/6 से कम रहनी चाहिए। ये 2 के लिए कंडीशंस हुई। तीसरा हुआ क्रशिंग। क्रशिंग में जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि मैक्सिमम जो स्ट्रेस है वो W/B 1 + 6E/B के बराबर है। ये स्ट्रेस मटेरियल की, बेस मटेरियल की, मैसनरी की क्रशिंग स्ट्रेंथ से कम होनी चाहिए। अगर ये मैक्सिमम स्ट्रेस ज्यादा हो जाएगी तो मटेरियल क्रश कर जाएगा। चौथी और आखिरी शर्त है कि स्लाइड नहीं करे। स्लाइड करने के लिए जो हॉरिजॉन्टल प्रेशर है इसको खिसकाने का प्रयास करेगा, प्रेशर रोकने का जो प्रयास करेगा वो फ्रिक्शनल फोर्स होगा μW। जब तक μW ज्यादा है तब तक स्लाइड नहीं करेगा। तो चौथी कंडीशन ये हुई कि जो प्रेशर है वो μW से कम रहना चाहिए। बस इतना ही।